दोस्तों नमस्कार। एक व्यक्ति जिसने अपनी पब्लिसिटी के लिए टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए हों, अचानक अगर वो व्यक्ति कोर्ट में ये कहने लगे कि मुझे कोर्ट ना बुलाया जाए, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करने का परमिशन दे दिया जाए, तो ये सोचकर आपको क्या लगेगा कि अचानक इस व्यक्ति को क्या हो गया है। दोस्तों, शायद सच्चाई कभी कभी आदमी को अंदर तक झकझोर देती है। यही हो रहा है शायद केजरीवाल साहब के साथ। आज केजरीवाल को 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है, जुडिशियल रिमांड पे, और अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मीडिया के सामने आए, अपना चेहरा दिखाएं या ना दिखाएं। क्योंकि पिछले दिनों जितनी भी तस्वीरें केजरीवाल की मीडिया में आई हैं, उसमें वो चारों तरफ पुलिस से घिरे हुए एक अपराधी की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है। बाल बिखरे हुए हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, परेशानी भरा चेहरा जनता के सामने आ रहा है। निश्चित रूप से केजरीवाल शायद कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी में ये दिन भी आएगा, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। अब क्या हो सकता है? क्या हुआ आज कोर्ट में और क्यों अदालत ने केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए और भेज दिया? आज हम इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में यह घटनाक्रम कैसे उठता है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो जो आज तक मैं आपसे कह रहा था, आज कोर्ट में वो पूर्ण रूप से साबित हो गया है। एक एक बात, एक एक लाइन जो मैंने कही थी, आज कोर्ट में वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि आफ्टर ऑल केजरीवाल की भूमिका क्या थी और क्या सवाल थे, इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस महत्वपूर्ण घटना का हम डिटेल्ड विश्लेषण करेंगे। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आएंगे, उनका डिटेल में हम मंथन करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत 50 लोगों की लिस्ट जारी करके कही थी कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, हम आएंगे तो इन सबको जेल में डाल देंगे, आज वो उन्हीं की मदद की गुहार कर रहे हैं संसद में और संसद के बाहर कि मुझे जो सरकार है इससे बचा लो, किसी तरह से मुझे यहां से जेल से निकालो और मुझे अपनी राजनीति करने दो। दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण सवाल कोर्ट में हुए, जिसके कारण 14 दिन की जो रिमांड है केजरीवाल की, वो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, ये चिंता की बात है। क्योंकि जो दलीलें केजरीवाल के वकीलों ने दी, उसमें एक भी तथ्य ऐसा नहीं था जिसमें ये कह सके कि केजरीवाल के पास कोई डिफेंस है। वो प्रोसीजरल मैटर्स पे ही आर्ग्यूमेंट करते रहे कि साहब इन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, इनके पास अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको बाहर भेज देना चाहिए, अब जेल में रखने का कोई फायदा नहीं। उनके वकील ने भी नहीं कहा कि केजरीवाल बेगुनाह हैं और उनको बेल मिलनी चाहिए। केजरीवाल के वकीलों ने ये कहा कि देखिए, इन्होंने जो सीबीआई को पूछताछ करनी थी उन्होंने कर ली है, अब इनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं। क्या ये ग्राउंड है एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर को, जो जेल से अपने आप को चीफ मिनिस्टर घोषित कर रहा है और कह रहा है कि मैं दिल्ली की सरकार जेल से चलाऊंगा? क्या केजरीवाल के वकीलों के पास दलीलें खत्म हो गई हैं? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि कुछ मुद्दे सीबीआई ने जो रखे कोर्ट के सामने, जिस आधार पे कोर्ट ने 14 दिन की इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, वो समझना जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा जो सीबीआई ने कहा कि साहब केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, केजरीवाल हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे हमने एक पैसे का घपला नहीं किया है, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन जब सीबीआई ने उनके सामने फैक्ट्स रखे कि आपको इनके बारे में क्या कहना है, केजरीवाल साहब को जवाब देते नहीं बना। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।
वो गोलमोल या मिसलीडिंग रिस्पॉन्स दे रहे थे, जो सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब नहीं दे रहे थे। तो सबसे पहले जो सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि केजरीवाल इज नॉट कोऑपरेटिंग, और रिस्पॉन्स जो थे वो कॉन्ट्रारी टू क्वेश्चन थे। हम उनसे जो सवाल करते थे वो उसका जवाब ना देके कुछ और बात करने लगते थे। इसका मतलब केजरीवाल नहीं चाहते कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से आगे बढ़े। जब केजरीवाल से ये पूछा गया कि ये तो बताइए कि 5% से 12% जो आपने कमीशन किया, क्या इसकी आपने कोई स्टडी करवाई? उन्होंने नहीं कराई। क्या आपने कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई? वो भी नहीं हुआ। क्या आपने कोई कैलकुलेशन करी कि कितना फायदा और कितना नुकसान राजस्व को होगा? वो भी नहीं किया। तो किस आधार पे आपने ये 5 से 12% कमीशन किया? केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब दिल्ली में लोग कोविड से मर रहे थे, केजरीवाल को ये पूछा गया कि जब दिल्ली में लोग कोविड से मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स की हालत खराब थी, उस समय आप ये सब करने की जगह शराब माफिया के साथ मीटिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन लोगों को कष्ट हुआ कोविड में, उन सब की बद्दुआएं शायद केजरीवाल को लग रही। कब किसकी हाय लग जाए पता नहीं लगता। शायद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ है। साथ ही साथ ये कहा गया कि विजय नायर के साथ आपकी जब स्टेक होल्डर्स, जो मतलब लीकर माफिया है, उसके साथ जब आपकी मीटिंग्स हो रही थी, उसका क्या औचित्य है? विजय नायर किस हैसियत से आपके साथ मीटिंग्स में था? पहला सवाल। केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। विजय नायर जब लीकर माफिया से मिल रहा था तो वो किसके कहने पे मिल रहा था? क्या आपके कहने पे? क्योंकि सीबीआई के पास अब सारे एविडेंस है कि किसके कहने पे कौन मिला, कहां मिला, क्या बातें हुई, किसने किसको क्या कहा। तो विजय नायर जब लोगों से मिल रहा था तो उसको अनुमति किसने दी? किस आधार पे, किस हैसियत से विजय नायर शराब माफिया के लोगों से मिल रहा था? क्या आपको पता है कि विजय नायर लोगों से मिल रहा है? क्या आपको इसकी जानकारी है? केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई विजय नायर वाज ओनली मीटिंग देम। कोई सरकारी अधिकारी नहीं मिला, कोई ऑफिशियल नहीं मिला, शराब माफिया से विजय नायर क्यों मिल रहा था? ऐसी क्या खास बात थी विजय नायर में कि जो शराब माफिया से मिले लीकर पॉलिसी बनाने के लिए? क्या इसका कोई जवाब है? केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं और गोवा का चुनाव बड़ी धूमधाम से उन्होंने तैयारी भी की थी और काफी खर्चा भी किया था और बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे थे। जब गोवा का चुनाव चल रहा था, इंसिडेंटली उससे 2 हफ्ते पहले मैं भी गोवा में था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और केजरीवाल और उनकी पूरी टीम उसी होटल में ठहरी थी जहां मैं ठहरा था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए के आसपास गोवा में खर्चे, क्या आपको पता है कि ये पैसा कहां से आया? आप तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और आपके जो सेक्रेटरी है, पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने तो कह दिया साहब हमें तो पता नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी मीटिंग भी नहीं हुई, ना हमने कोई फंड ट्रांसफर किए। ये पैसा कहां से आया, कौन लाया, कैसे लाया, हमारे पास तो जानकारी नहीं है। क्योंकि एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, उनका तो बयान आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आया? केजरीवाल से जब पूछा गया तो उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी पॉलिटिकल फंडिंग कौन कर रहा है, और आप डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पैसा कहां खर्च होगा, और आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां से आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आके अटक गई कि पैसे की उगाही से लेकर पॉलिसी बनाने से लेकर पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उससे संबंधित जितने सवाल पूछे गए, केजरीवाल साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो फिर सीबीआई को, कोर्ट को यह कहना पड़ा कि देखिए अभी बहुत सारे डेटा आना बाकी हैं, बहुत सारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बाकी है जो अभी हमारी पहुंच से बाहर है।
क्योंकि कहीं ना कहीं किसी हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में कहीं ना कहीं तो छुपाया होगा। अगर केजरीवाल को छोड़ दिया गया तो ये जाके सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर इनके वकील यही कोर्ट में बोलेंगे कि देखिए साहब, कुछ मिला ही नहीं, इसलिए इनको बरी कर देना चाहिए। सवाल अब इस बात का है कि वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहां और किसके पास, क्या मोबाइल के अंदर है या उस क्लाउड सर्वर में है जिसका पासवर्ड मोबाइल में है और मोबाइल का पासवर्ड केजरीवाल के पास है, और बगैर केजरीवाल की कंसेंट के मोबाइल खोला नहीं जा सकता। इसका मतलब आईटी की दुनिया में अगर आज आप क्रिमिनल हैं और आप पासवर्ड करके सारी चीजें छुपा देते हैं तो कोई नहीं खोल सकता। लेकिन दुनिया में इसका एक रास्ता अदालतों ने निकाल लिया है। कोई भी अपराधी या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिस पे शक है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, और वो डिजिटल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता है, पासवर्ड शेयर नहीं करता है, एक्सेस कोड नहीं देता है, तो ये जो कार्रवाई है ये उस व्यक्ति के खिलाफ जाती है कि उसने जानबूझ के सबूतों को मिटाने या छुपाने का प्रयास किया। इसीलिए बहुत सारे कोर्ट समरी ट्रायल के रूप में ही उस व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं कि अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपके खिलाफ है, नहीं तो आपको छुपाने की जरूरत क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की अदालतें क्या दुनिया भर में इस जो चलन है जुडिशरी में, इसको अपनाएंगी या फिर कोई अनयूजुअल डिसीजन लेंगी और जैसा कि लोअर कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है इसलिए केजरीवाल को बेल दे दी जाए। सवाल अब इस बात का आता है कि क्या भारत के जो अदालतें हैं वो इस तरह की कार्रवाई जो अपराधी करते हैं वो अपराधियों का साथ देंगे या उनके खिलाफ जाएगा। पासवर्ड छुपाना या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को डिस्ट्रॉय करना, ये तो आने वाले समय में कोर्ट में पता लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि केजरीवाल को एक रिस्क माना गया। अदालत ने कहा कि देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से क्या पूछना है। उन्होंने फाइल जमा कराई, उसमें सारी डिटेल है, हमने सारे तथ्यों को देखा और हमें लगता है कि केजरीवाल इज ए रिस्क। ये डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकल के टेम्पर कर सकते हैं, एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं और इनका अपराध काफ़ी हद तक इस पूरे केस में है। हम इनको अभी क्लीन चिट नहीं दे पा रहे क्योंकि जो एविडेंस दिखे हैं और बताए गए हैं उससे तो लगता है केजरीवाल की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए केजरीवाल को 14 दिन की रिमांड पे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आने वाले दिनों में क्या विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं, इसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस इस पूरे केस से संबंधित देखने हैं तो मेरे चैनल पे आप एक प्लेलिस्ट है केजरीवाल नामा या केजरीवाल फाइल्स के नाम से, आपको हर घटना का डिटेल्ड एनालिसिस वहां मिल जाए। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं सीबीआई से? किस बात का डर है कट्टर ईमानदार व्यक्ति को? आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। फिलहाल वंदे मातरम।